हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर। देखो, ये मॉडल पेपर मैंने खुद से बनाया है और बहुत ज्यादा मेहनत करके, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें सेलेक्ट किया गया है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए धमाकेदार वीडियोज अब आने वाले हैं। सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है उसका भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओनली वन वीडियो में। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि एक भी वीडियो छूट ना पाए। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अम्लीय विलयन, जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान होता है। देखो, एक होता है अम्लीय विलयन, एक होता है क्षारीय विलयन और एक होता है उदासीन। ये तीन विलयन होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका तीन है, ठीक है, बीच में हमेशा याद रखना जो उदासीन होता है वो होता है 0, ठीक है, या फिर आपका 7, ठीक है, ये उदासीन होता है। और इधर 0 होता है, इधर आपका 14 होता है, ठीक है। बट अगर बात की जाए 0 से 7 तक का, वो अम्लीय होता है, और 7 से यहाँ 14 तक का वो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ ऑप्शन ए है 0, बी है 7, सी है 7 से कम एंड डी है 7 से अधिक, तो आप लोग बिना निर्धक के, आप लोग बिना किसी टेंशन के 7 से कम बता देना, क्योंकि यहाँ आप लोगों को बता दिया गया कि यहाँ जो 7 है इससे कम जो होता है वो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। अगर 7 से अधिक किसका होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा। ये तीन क्वेश्चन जो मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आपका अम्लीय भी कंप्लीट हो गया, क्षारीय भी कंप्लीट हो गया और उदासीन भी कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। याद हो जाएगा ना। यहां देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि जो ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। अब यहां ब्यूटेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? अगर आपको क्रियात्मक समूह जानना है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। आपके पास यहां लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड CHO एंड यहां लिखा हुआ है यहां आपका एक सिंगल, यहां से ये, ठीक है, यानी कि इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, इधर एक हाइड्रोजन, फिर यहां कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O, और फिर यहां C नंबर है सिंगल बॉन्ड OH एंड D है सिंगल बॉन्ड COOH। लेकिन यहां कौन सा है, यहां अगर ओन जुड़ा हुआ है, ओन, तो ये है आपका कीटोन समूह। और कीटोन समूह का जो पहचानने का ट्रिक है वो है ये, ठीक है। यहां आप लोगों को एक एक कार्बन जोड़ देना है और यहां आपका सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां आपका सी डबल बॉन्ड O, यही वाला आपका है क्या, ब्यूटेनोन यानी कि कीटोन समूह, और यही वाला ऑप्शन आपका सही भी हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आप लोग देखो, इन 4 ऑप्शन में ये सही होगा। ये तो आपका कौन सा एल्कोहल समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। अगला देखो, यहां ये है क्वेश्चन नंबर 3, पादप जो होता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। अब आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो पादप होता है यानी कि पेड़ पौधे, उसमें जो जाइलम होता है, जाइलम किस लिए पाया जाता है, क्या करता है, ठीक है। यहां आपका A नंबर है जल का वहन, B नंबर है अमीनो अम्ल का वहन, C नंबर है भोजन का वहन एंड D नंबर है ऑक्सीजन का वहन। अगर आपसे कोई भी पूछे जो पादप है उसमें जाइलम किसके लिए पाया जाता है, क्या करता है, जाइलम उत्तरदायी है, तो आप लोग बता देना कि जल का वहन करता है, क्योंकि जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। एंड एक होता है फ्लोयम, फ्लोयम क्या करता है, भोजन का वहन करता है, ठीक है। फ्लोयम भोजन का वहन करता है, लेकिन जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। इतना आप याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां कह रहा है जो पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। यहां आपको बताना जो पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। देखो, पृथक्करण का नियम यहां ए है चार्ल्स डार्विन ने, वी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने एंड सी है ह्यूगो डी व्रिज ने एंड डी है रॉबर्ट हुक ने। तो अब आपको बता दूं, जो ये आपका है ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने प्रस्तुत किया था, जो आपका पृथक्करण का नियम है। और 2 नियम है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नियम है जो मेंडल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंडल का पहला तो आपका है प्रभाविता का नियम, दूसरा आपका यही है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपविहवन का नियम। ये 3 नियम याद रखना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 7 मार्क का आता है। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है और अब जितना भी आप लोगों का हो सकेगा उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग केवल मेहनत करके पढ़ो, जितना मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आप रंग लाओगे, उतना ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है। यहां आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात में
तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगी। तो अब आपको यहां बताना है कि प्रकाश की चाल क्या होगी। तो अगर आपको बताया जाए, यहाँ ऑप्शन ए है 4.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, एंड वी है 3 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, एंड ये आपका वी है, ये आपका सी है, समझ लो 2 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, एंड डी है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां अगर सही आंसर की बात की जाए तो ये जो आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, इसमें जो आपका अपवर्तनांक ये दिया हुआ है 1.5 से आप भाग दे दो तो यहाँ आपका 2 बचेगा, तो यहाँ 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये आपका सही हो जाएगा। और बहुत अच्छी ट्रिक है, इतना अच्छा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VIMPF फिजिक्स का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 6वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग समझो क्या कह रहा है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बार बार रिवीजन करना है, याद करना है। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ए नंबर है ओम, बी नंबर है ओम प्रति मीटर, सी नंबर है ओम, एंड यहाँ आपका जो डैश है मीटर, एंड डी नंबर है मीटर प्रति ओम। देखो ये जो मात्रक होता है इन चारों ऑप्शन में उपस्थित है, जिसका मात्रक होता है, देखो इसमें जो ओम है वो होता है प्रतिरोध का मात्रक। और ये आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और आप लोग VIMP समझ लेना, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के टॉपर हो, और जितनी अच्छी से पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप टॉपर के नजदीक हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस समय नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखो अभी आपके पास समय है, अभी आप पढ़ोगे तो फिर बाद में आपको आसान लगेगा, और अभी अगर आप लोग एंजॉय करने लगे तो फिर बोर्ड एग्जाम आते आते आप लोगों को बहुत ज्यादा कठिन लगने लगेगा। आप लोग मेहनत करो, अभी इसी वक्त से, आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम पीछे है तो आप लोग मेहनत ना करो, मेहनत जम के करो, ठीक है, क्योंकि जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा। तो यहां आप लोग देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम लोग अब आ चुके हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ ये NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, कोई भी लोहे की वस्तु है तो उसे हम पेंट कर देते हैं, चाहे वो दरवाजा है, चाहे वो खिड़की है लोहे की बनी हुई है, तो उसे हम पेंट क्यों करते हैं। क्या जरूरत है हमें पेंट लगाने का, जबकि पेंट काफी महंगा भी है। देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आपको बताया जाए, यहां लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से क्या होता है, उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती। देखो जो वायु है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है, ठीक है, तथा वह जंग लगने से बच जाती है। अब भाई जंग जो होता है ना, वो लोहे को खत्म कर देता है। अगर लोहे में जंग लग जाए तो अगर वो लोहा खत्म हो जाता है, धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। तो इसीलिए अगर आपको लोहे में जंग लगने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोहे को पेंट करना पड़ेगा। तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी जो अभिक्रिया है वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती, तथा वह जंग लगने से बच जाता है। बहुत ज्यादा सटीक आंसर मैंने बताया है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, नोट्स बनाओ, आप लोग खूब राइटिंग से नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आपका राइटिंग खराब है और राइटिंग अच्छे से बनाओगे हैंड राइटिंग से, तो फिर आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा। अभी आपके पास समय है, आप लोग हैंड राइटिंग अगर आपका गड़बड़ है, खराब है, तो उसे आप सुधार भी सकते हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो उस सब्जेक्ट के पीछे ज्यादा देखो, उसे ज्यादा पढ़ो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीक हो कोई भी सब्जेक्ट में तो टॉपर नहीं बन सकते। अगर एक सब्जेक्ट में परसेंटेज गिरेगा तो फिर सारे सब्जेक्ट का गिर जाएगा, ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2, जो कापर है, कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। सूत्र भी लिखना है, नाम भी लिखना है, ठीक है। कापर के 2 प्रमुख अयस्क का, तो यहां देखो फर्स्ट नंबर जो है सल्फाइड अयस्क और सेकंड नंबर है ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क जो कापर के 2 प्रमुख अयस्क हैं, और ऑक्साइड अयस्क भी है। अब आपको मैं उदाहरण भी बता देता हूं। जो सल्फाइड अयस्क है उसका उदाहरण है कापर ग्लंस। क्या है, कापर ग्लंस, जिसका सूत्र होता है Cu2S। और वह कापर पायराइट, कापर पायराइट जिसका सूत्र होता है CuFeS2। ये होता है कापर पायराइट का सूत्र, और वो होता है कापर ग्लंस का सूत्र। और ये है इसका अयस्क, और इसके ये दोनों उदाहरण हैं।
थोड़ा सा ध्यान से समझना। फिर ऑक्साइड एस का देखो, सल्फाइड एक्स में आप हमेशा याद रखना यस जरूर लगा रहेगा, क्योंकि एस से होता है सल्फर। और यहाँ क्यूपराइड में ओ क्यों लगा है, क्योंकि ओ से होता है ऑक्साइड और एस से होता है सल्फाइड। तो यहाँ Cu2O ये होता है क्यूपराइड का एक फार्मूला। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फाइड एस और ऑक्साइड एस ये कॉपर के दो प्रमुख उदाहरण हैं, सॉरी एस के हैं, आयस के, और दोनों का मैंने उदाहरण भी बता दिया। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे अगर कोई भी मनुष्य है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ है खून की कमी हो जाए, तो मतलब क्या परिणाम हो सकते हैं, उससे क्या मतलब परिणाम मिलेगा। तो यहाँ उत्तर में मैं आपको समझाता हूँ। उत्तर समझो कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। देखो, ऑक्सीजन का जो संबंध होता है वो हीमोग्लोबिन से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करेगा, सोचो अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करेगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो खतरा हो सकता है। तो ऐसे में आप जान सकते हो कि हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन यानी कि O2 या फिर O, तथा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। यह है हमारा अति लघुत्तरीय नंबर 3। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने आ चुका है 4 नंबर क्वेश्चन। यहां आपको थोड़ा सा समझना है कि द्विखंडन जो होता है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। जो द्विखंडन होता है वो बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। देखो, द्विखंडन आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, दो खंडन यानी कि दो खंड होना, और बहुखंडन का अर्थ है बहुत सारे खंड होना। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं सारी चीजें उदाहरण के साथ। देखो, इसका अर्थ है कि इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव का मतलब है जिसमें एक ही कोशिका होती है। हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, अब देखो, दो भागों में विभक्त होता है, यानी कि दो भागों में विभक्त होता है, और प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाता है। देखो, इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है दो भागों में विभक्त होता है, मतलब दो भागों में, जैसे एक कोशिकीय है, ठीक है, अमीबा ही जो आपका है वो बहुत बड़ा उदाहरण है। वो एक अमीबा होता है और मतलब टूटते टूटते दो अमीबा में विभक्त हो जाता है, और दोनों नए जीव का निर्माण करते हैं। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे बहुत सारे अमीबा हो जाते हैं। तो ये होता है आपका द्विखंडन, और इसका उदाहरण आप सीधा लिख लो, अमीबा मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया है। ठीक है, तो ये है अमीबा, जो इसका सबसे सटीक एंड इंपॉर्टेंट एंड इजी उदाहरण है। ठीक है, ये है हमारा जो द्विखंडन का उदाहरण और परिभाषा। बहुखंडन में क्या है कि इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं अनेक भागों में विभक्त होता है। जो एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही कोशिका होती है, दोनों में यही है, एक कोशिकीय जीव किसमें विभक्त हो जाता है, अनेक भागों में विभक्त होता है, तथा प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित होता है। जो प्रत्येक उसके भाग हैं, जैसे चाहे 10 भाग हो, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 50, चाहे 100, लेकिन प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाते हैं, तो वो होता है बहुखंडन। बहुखंडन का अर्थ होता है अनेक भागों में विभक्त होना, और द्विखंडन का अर्थ होता है दो भागों में विभक्त होना। लेकिन अब मैं आपको इसका उदाहरण समझा देता हूं। इसका उदाहरण होगा मलेरिया परजीवी। हमेशा याद रखना, ये जो होते हैं बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो ये है हमारा बहुखंडन और द्विखंडन, या फिर द्विखंडन से बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, जो आप लोगों का 5वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, किस रंग के लिए, प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। जो कांच का अपवर्तनांक है अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। उत्तर देखो, बैगनी रंग के लिए, प्रकाश के लिए जो अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। देखो, अपवर्तनांक की बात की जाए तो बैगनी रंग का अधिक होगा, अपवर्तनांक जो है वो बैगनी रंग का अधिक होगा, लेकिन लाल रंग का कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो लाल रंग का अधिक होता है तथा बैगनी रंग का कम होता है। एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं, उल्टा होते हैं। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो समझा दिया, और ये सारे जो
आपके पेपर हैं ये मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे मॉडल पेपर के द्वारा समझाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किया है। तो सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, थोड़ा सा भी आप लोग आलस मत करना, आलस करोगे तो फिर आप नहीं पढ़ सकते। आलस मत करो, सारे क्वेश्चन नोट कर लो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, सारे क्वेश्चन नोट करो और टारगेट रखो अपना 90 प्लस। ठीक है, तो फिर हम लोग सारे सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा स्टार्ट होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं किया जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन पे नजर दिखाया जाए, थोड़ा सा आप नजर कर लो तो ये देख सकते हो विथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, तो इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि नोट्स बना लो। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी को आपको समझाना है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है बहुत अच्छे से। देखो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का, ये सारी चीजें होती हैं। तो कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय का मतलब होता है समान जात, चाहे उसका क्रियात्मक समूह समान हो, चाहे उसका सामान्य सूत्र समान हो, सारे एल्केन ही समूह के हों या फिर सारे एल्कीन ही समूह के हों और या सारे एल्काइन ही समूह के हों, या फिर सारे एग्जाम्पल जो है एल्कोहल समूह के हों या फिर आपका कार्बोक्सिलिक समूह के हों या कीटोन समूह के हों, यानी कि सारे एक समान हो चाहिए, चाहे उसके सामान्य सूत्र समान हो, ये जो आपका सामान्य सूत्र है, और चाहे उसका क्रियात्मक समूह समान हो। ठीक है, लेकिन समान होना चाहिए। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, 3 एग्जाम्पल हैं, सारे एल्कोहल समूह के हैं लेकिन तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, आपके बुक में है, देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेहनत करो। ठीक है, यहां देखो जैसे आपका है, जैसे एग्जाम्पल में है, मैं ब्लैक से बताता हूं, ब्लैक पेन से। देखो जैसे आपका है मेथेनॉल। ठीक है, क्या है, मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल है। ओके, तो मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा, मेथेनॉल यानी कि CH3OH, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, मेथ लगा हुआ है, तो यहाँ OH है। अब आप लोग ऐसा लिखो कि अगर OH का इस्तेमाल किए हो तो सारे आपके जो एग्जाम्पल होने चाहिए इसी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एथेनॉल, एथेनॉल में आप 2 कार्बन की संख्या कर लो, CH3, CH2OH। अब आपका नाम आता है प्रोपेनॉल। सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलता हूं। प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल का सूत्र आप लोगों को पता होगा, 3 कार्बन की संख्या कर लो, CH3, CH2, CH एंड OH। बस यही आपका हो गया। देखो इसमें एक बात याद रखना कि इसमें जो आपकी क्रियात्मक समूह है ये समान है, यानी कि OH 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 सारे हैं, इसीलिए ये एक किसका उदाहरण है, आपका समजातीय श्रेणी का उदाहरण है, हमेशा याद रखना थोड़ा सा पॉइंट। अब देखो लक्षण, लक्षण नंबर फर्स्ट देख लो। ठीक है, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो सभी सदस्य हैं उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्य सूत्र चाहे आपका एल्केन समूह का सूत्र हो, जैसे एल्केन समूह का सूत्र क्या होता है, याद है कि नहीं, पढ़ाया गया है, CnH2n+2। अब इसी पर आप रखो सारे को, 1 कार्बन की संख्या, 2 कार्बन की संख्या, 3 कार्बन की संख्या। ठीक है, या दूसरा देखो प्रत्येक कर्मागत सदस्य के अणुसूत्र CH2 का अंतर हो। ये नहीं समझ पाओगे ना, मैं आपको बताता हूं अगर आपको नहीं समझ में आए। देखो जैसे आपका ये सामान्य सूत्र ये है, तो देखो यहां मैंने 1 कार्बन की संख्या रखा तो यहाँ 1 कार्बन हो गया। ठीक है, और यहाँ H, और यहाँ 2 से मैंने 2 में 1 कार्बन की संख्या, यानी मतलब 1 कार्बन की संख्या, 2 1 कम 2 एंड 2 4, ये हो गया। ठीक है, अब 2 कार्बन की संख्या रखो तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 2 6। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। देखो यहाँ 1 C है तो यहाँ 1 C ज्यादा है, तो यहाँ C और यहाँ H2, तो ये CH2 का अंतर है, कि ये भी एक इसका उदाहरण ही है। ठीक है, तीसरा नंबर समझो कि किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो उदाहरण दिया जाएगा वो समान, मतलब आपके सामान्य सूत्र समान होंगे और या फिर क्रियात्मक समूह समान होंगे। तो हम बता सकते हैं कि ये एल्कोहल समूह का है, ये आपका इस समूह का है, ये इस समूह का है, ऐसे हम बता सकते हैं। तो यही सारी चीजें, ये इसके लक्षण है। मैं 3 जो आपके VIMP लक्षण है वो मैंने आपको बता दिया, अब आप याद कर लो। ठीक है,
आपके हाथ में, अगर आप मेहनत करोगे तो फिर आप लोगों का नंबर कोई नहीं रोक सकता 90+ लाने से। काफी ज्यादा समय है पढ़ने का। तो ये है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो स्टूडेंट है वो गलती करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं लगाते। साइंस का न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों में पूछा जा सकता है। मेहनत करो, न्यूमेरिकल जरूर लगाओ, क्योंकि अगर दीर्घ उत्तरीय में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप छोड़ के आ गए तो 7 नंबर तुरंत कट जाएगा, और अगर कट जाएगा तो फिर आप कैसे ला पाओगे 90%। तो न्यूमेरिकल भी आपको टाइम टू टाइम लगाना है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा न्यूमेरिकल का भी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं जल्द ही। तो ये न्यूमेरिकल देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में लिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। लिखा हुआ है एक 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात की गई है, लंबी वस्तु, एक 5 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्राकृत स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, आकार भी ज्ञात कराऊंगा, स्थिति भी ज्ञात कराऊंगा, सब कुछ। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि हमें दिया क्या है, आखिर हमें दिया क्या है इसमें। ठीक है, तो यहां जो आपका दिया है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो जो दिया है। ठीक है, दिया है। अब आपको यहां पता है कि क्या दिया हुआ है। यहां u यानी कि आपका वस्तु की दूरी, ये कितना दिया हुआ है देख लो, 20 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखना जो वस्तु की दूरी होती है वो माइनस में होती है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। फोकस दूरी तो आपको पता ही होगा, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर प्लस में होगा। और हमें क्या ज्ञात करना है, v की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब देखो, यहां आपको सूत्र पता है, लेंस के सूत्र, लेंस का सूत्र आपको पता है ना कि नहीं पता है? पता होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेंस के सूत्र वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v एंड -1/u। ठीक है, सी। देखो, लेंस का सूत्र ये होता है, अगर यहाँ प्लस लगा दोगे तो वो दर्पण का सूत्र हो जाएगा। इतना याद रखना, छोटा सा ही है। ठीक है, अब यहाँ आपका 1/10 दिया हुआ है, थोड़ा सा 1/10, क्योंकि ये आपका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 1/v हमें ज्ञात ही करना है, और ये आपका दिया हुआ है माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, क्योंकि यहाँ जो 20 है ये माइनस में है और यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब आप करो क्या कि आप यहाँ जो है 1/10 है, ठीक है, और इधर आप 1/20 कर लो, बराबर 1/v कर लो। ठीक है, समझ में आया? अब इसका जो एलसीएम होगा वो 20 ही होगा, तो 20 यानी कि 10 2 जा 20 यानी कि 2, एंड यहाँ 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। और यहाँ से आपका यह हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ जो v आएगा वो बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो ये है v का मान। ठीक है, और v का मान धनात्मक है, अतः जो प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, जो v है, v का मान क्या है, धनात्मक है ना, v का मान धनात्मक है, आपको दिख रहा है ना, धनात्मक है। अगर v का मान धनात्मक है तो अतः जो प्रतिबिंब होगा, जो आपका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की बात की गई है, स्थिति बता रहा हूं, लेंस से, जो लेंस है 20 सेंटीमीटर, लेंस से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा, दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी ओर बनेगा। अगर दूसरी ओर बनेगा तभी प्लस में बनेगा, अगर लेंस की ओर बनेगा तो वो माइनस में रहेगा, हमेशा याद रखना। अगर ये दूसरी तरफ बना है इसीलिए प्लस है, अगर एक ही तरफ यानी कि लेंस की तरफ बनता तो माइनस में होता। अब यहाँ आवर्धन आप लोगों को पता करना है, आवर्धन, क्योंकि यहां से आपको साइज पता चल जाएगा। यम बराबर I/O इक्वल टू V/U। यू का आपको देखो यहाँ I की वैल्यू ज्ञात करना है, ये का,
क्योंकि अगर आप आई की वैल्यू ज्ञात करोगे, यही आपका है प्रतिबिंब की आकार, और प्रतिबिंब का आकार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखो आई की हमें वैल्यू ज्ञात ही करनी है। एंड यहाँ आपका ओ कितना दिया हुआ है, ओ हमारा दिया हुआ है, यहाँ हमारा जो आई है, देखो यहाँ ध्यान से समझना, आई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ओ का मान है 0, सॉरी 5 है, 5 आप क्वेश्चन ऊपर देख लेना। ठीक है, बराबर, और v का मान आपका कितना है, v का मान हमारा है 20, और सॉरी प्लस में है, और u का मान है -20, ये आपका कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा i/5 = -1। तो यहाँ से जो i की वैल्यू आएगा वो आएगा -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ से i की वैल्यू -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आकार भी ज्ञात हो गया। अब थोड़ा सा आप लिख दो, ये आपका 5 सेंटीमीटर है माइनस में, तो अब आप यहाँ थोड़ा सा लिख दो जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा, जो कि आपको भी पता चला, तथा उल्टा बनेगा व वास्तविक होगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, जो चीजें हमें बताना था, वास्तविक होगा, यही इतना हमें बताना था, क्योंकि ये सारे आपके प्राकृत भी पता चल गए, स्थिति भी पता चल गया, और आकार भी पता चल गए। बस यही इतना आपको बताना था, और इसी पर आपको 7 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, मॉडल पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही हर सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी बहुत ही जल्द। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।